हेलो स्टूडेंट, मैं सुनीता यादव SK यादव क्लासेज से आज आपको इस वीडियो के अंदर पोल साइंस का चैप्टर 5 करवा रही हूँ। चैप्टर 5 का नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ व पुनर्स्थापना, चैलेंजेस एंड रेस्टोरेशंस ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। जैसा कि आपको पता है कि जब भारत आज़ाद हुआ 1947 के अंदर, तो उस दौरान कांग्रेस ही एक इकलौता ऐसा दल था भारत के अंदर जिसकी पकड़ पूरे भारत पर थी। और यही वजह रही कि लोकतंत्र कायम होने के बाद भी तीनों इलेक्शनों में कांग्रेस को ही भारी बहुमत मिला और पंडित नेहरू ने काफ़ी लंबे समय तक भारत की कमान संभाली। लेकिन पंडित नेहरू की मृत्यु 1964 में हुई और ख़ासकर जब भारत ने चीन पर आक्रमण किया 62 के अंदर, तो चीन की हार के बाद पंडित नेहरू की जो तबीयत थी वो ख़राब रहने लग गई थी। और उसके बाद पंडित नेहरू का ज़्यादातर काम लाल बहादुर शास्त्री जी करने लग गए थे। 1964 में उनकी मृत्यु के बाद कांग्रेस जो अध्यक्ष थे उनके सामने समस्या थी कि अगला प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए। लेकिन इस समस्या को आसानी से सुलझा लिया गया, क्योंकि उस समय कांग्रेस अध्यक्ष के कामराजन थे और उन्होंने सर्वसम्मति से लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री एक काफ़ी मेहनती कर्मठ नेता थे जो उत्तर प्रदेश से वो रखते थे। जैसे कि मैं आपको NCERT बुक का वो पेज दिखा रही हूँ। जो लाल बहादुर शास्त्री 1904 से 1966, इनकी मृत्यु हुई 66 में, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। 1930 से स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदार थे और उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में भी रहे। बाद में ये कांग्रेस के एक काफ़ी कर्मठ नेता के रूप में उभरे। 1951 से 56 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री पद पर रहे और रेल मंत्री भी रहे। जब 1951 से 56 तक केंद्रीय मंत्री में मंत्री पद पर रहे। इसी दौरान रेल दुर्घटना हुई, जिसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इन्होंने रेल मंत्री से अपना पद त्यागपत्र दे दिया। इन्होंने एक सबसे अच्छा नारा दिया था, वो है जय जवान जय किसान। ये मानते थे कि भारत के लिए जवान भी उतना ही ज़रूरी है और किसान भी। तब तक इन दोनों चीज़ों को अहमियत नहीं दी जाएगी, तब तक हम भारत का विकास नहीं कर सकते। इस तरह से जब पंडित नेहरू की मृत्यु हुई तो लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री पद संभाला। लेकिन बदकिस्मती से जब 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, पाकिस्तान की हार हुई। लेकिन उसके बाद रसिया की मध्यस्थता से ताशकंद समझौता हुआ दोनों देशों के बीच में, और भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री, पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान वहाँ पर गए थे और वहीं पर शास्त्री जी की अक्टूबर 1966 में मृत्यु हो गई। जो 64 में प्रधानमंत्री पद संभाला था, 2 साल बाद फिर वही समस्या सामने आ गई कि अब देश का प्रधानमंत्री कौन। इस बार कांग्रेसी जो लीडर थे वो 2 मतों में बटे हुए थे। लाल बहादुर शास्त्री के लिए तो सब तैयार थे, पूरी कांग्रेस पार्टी के कोई भी लीडर्स उनके खिलाफ नहीं थे। लेकिन इस टाइम एक गुट मोरारजी देसाई के अंडर था, जो कदावर नेता काफ़ी थे, और दूसरा जो पक्ष था वो नेहरू परिवार का भक्त था, जो पंडित नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी को गद्दी पर बैठाना चाहते थे। और जब दोनों गुटों में समझौता नहीं हो पाया तो उसके बाद वोटिंग करवाई गई और इंदिरा गांधी को अधिक मत मिले, और इसी के बाद मोरारजी देसाई ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। और ये घटना एक ऐसी थी जिसके बाद कांग्रेस 2 गुटों में बट गई। एक तरह से पार्टी एक थी, लेकिन
विचारधाराएं दो बन चुकी थी। जब लाल बहादुर शास्त्री जी एक्सपायर हुए, मरे, उस समय देश के हालात ज़्यादा अच्छे नहीं थे, क्योंकि भारत 2 युद्धों को झेल चुका था, 1962 चीन के साथ, 1965 पाकिस्तान के साथ। और युद्धों की वजह से इकोनॉमी बहुत ही नीचे आ गई थी, विदेशी कर्जे में डूब गया था एक तरह से। अपनी जो देसी मुद्रा थी उसका अवमूल्यन करना पड़ा था। चारों तरफ अफरा तफरी थी, हड़ताल, धरना, जुलूस निकाले जा रहे थे, क्योंकि जब अंदर के हालात अच्छे नहीं हो तो हर जगह अशांति होती है। उसके तुरंत बाद ही 1967 के अंदर चौथे आम चुनाव होने थे। चौथे आम चुनाव के दौरान पूरे भारत में ऐसा माहौल बन चुका था कि किसी भी तरह कांग्रेस को सत्ता से हटाओ। जो पार्टियां एक दूसरे पार्टी के विरुद्ध थी वो भी एक साथ आ गई थी कि किसी भी तरह कांग्रेस को जो है सत्ता से दूर रखना है। जो भारत के अंदर विरोधी दल थे वो काफ़ी सक्रिय हो गए थे। हालांकि कांग्रेस जितने बड़े दल नहीं थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस के विरुद्ध खड़े थे सभी मिलकर। उनका मानना था कि कांग्रेस पार्टी 40 से 50% वोट मिलते हैं कांग्रेस को इलेक्शन के दौरान, अगर हम सभी दल इकट्ठा हो जाएं तो कांग्रेस को सत्ता से दूर रख सकते हैं, और ऐसा ही हुआ भी। इसके लिए काफ़ी विपक्षी दल एकजुट हो गए, जिनकी विचारधाराएं एक नहीं थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस को हटाने के चक्कर में सब एक हो गए। लेकिन ये ज़्यादा लंबे टाइम तक एक तरह से गठबंधन नहीं चल पाया। जो कई दलों ने मिलकर सरकार बनाई, अभी आगे आता है गठबंधन सरकार, गठबंधन या कोएलिशन गवर्नमेंट। जब किसी इलेक्शन के अंदर एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, एक या एक से ज़्यादा पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है, तो वो गठबंधन सरकार कहलाती है, कोएलिशन गवर्नमेंट कहलाती है। और 1967 के इलेक्शन के बाद ऐसा ही हुआ। भारत में कई राज्यों में कोएलिशन गवर्नमेंट बनी और कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखा गया। 1967 के राज्यों के चुनाव जो हुए उनके अंदर भी कांग्रेस ज़्यादातर चुनाव हार गई थी। जो कांग्रेस के उच्च कोटि के नेता थे वो भी इलेक्शन में हार गए थे, और 8 राज्यों में करीब गैर कांग्रेसी सरकार बनी। 1967 के इलेक्शन के बाद दल बदल की राजनीति शुरू हो गई। दल बदल का मतलब एक दल को छोड़ के दूसरे दल में शामिल हो जाना। जब कोई विधायक किसी दल से इलेक्शन लड़ता है, लेकिन इलेक्शन लड़ने के बाद जिस दल से वो लड़ा है उसको छोड़ के दूसरे दल में शामिल हो जाए, वो दल बदल कहलाता है, अपने सत्ता के लालच में या पद के लालच में। इस पर कि उस समय किसी भी तरह का कानूनी प्रतिबंध नहीं था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा हो रहा था। हरियाणा, यूपी, केरल, एमपी, बिहार, इन सभी राज्यों में जो है गैर कांग्रेसी सरकार बनी। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन सकती थी, लेकिन राव वीरेंद्र ने अपने मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री बनने के लिए चक्कर में दल बदल कर लिया और कांग्रेस को सत्ता से दूर रखा। इसी के साथ ही हरियाणा के अंदर से ही जो आया राम गया राम का जुमला बना, वो भी यहीं से तैयार हुआ। इसके बाद हरियाणा के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार बनी, राव वीरेंद्र मुख्यमंत्री बने, और यूपी के अंदर चौधरी चरण सिंह के अंडर सरकार बनी, जिसमें जो गैर कांग्रेसी थी। और ये जो दल बदल हो रहा था उस समय, ये एक तरह से लोकतंत्र के लिए खतरा था। तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने इनको दल बदल विरोधी कानून पास करने की कोशिश की और किसी भी तरह इस दल बदल को रोकने का मन बनाया। 1985 में दल बदल विरोधी कानून बनाया गया, लेकिन वो ज़्यादा प्रभावी नहीं हुआ। जैसे कि अभी मैंने बताया कि आया राम गया राम, ये जुमला हरियाणा से ही बना। ये एक विधायक रातों रात एक दल से दूसरे दल में गया, दूसरे दल से फिर वापस आया, इस तरह से उसके बाद ये आया राम गया राम का जुमला बन गया। बाद में दल बदल रोकने के लिए कई कदम उठाए गए। सबसे पहले जो संसद के अंदर बिल लाया गया 1973 के अंदर गृह मंत्री उमा सिंह दीक्षित द्वारा, लेकिन ये बिल संसद में पेश हुआ लेकिन कोई निर्णय नहीं ले पाए। 1985 में दल बदल विरोधी कानून बना, लेकिन ये भी ज़्यादा प्रभावी साबित नहीं हुआ। दल बदल विरोधी कानून में संशोधन किया गया, अमेंडमेंट ऑफ द एंटी डिफेक्शंस एक्ट।
2003 में संसद में 51वां संशोधन कानून पास करके 1 मई 2004 को ये लागू किया गया। इससे दल बदल में काफ़ी कमी आई। इसके अंदर जो प्रावधान थे वो जो दल बदल विरोधी कानून 2003 में पास हुआ, उसमें जो मुख्य मुद्दे थे, किसी भी सांसद या विधायक के दल बदल पर यदि कोई दल बदलता है इलेक्शन लड़ने के बाद तो उसको कोई भी लाभ का पद नहीं होगा। यानी एक तरह से उसके मंत्री पर जो किसी भी मंत्री पद की लालसा ख़त्म हो जाएगी, उसको मंत्री पद नहीं मिलेगा। और जो मंत्रिमंडल का आकार बढ़ाया गया ताकि जो 15% से अधिक नहीं हो सकता, कोई भी जो पार्टी की संख्या थी 15% से अधिक नहीं हो सकती, ताकि कोई भी पूरा दल यदि बदल करता है तो उससे संसद या सरकार गिरने का डर ना हो, इसलिए भी काफ़ी रोक लगी। बड़े बड़े मंत्रिमंडल बनाए गए जिसमें राज्य के आर्थिक स्थिति प्रशासन पर बुरा प्रभाव पड़ा। एक तरह से दल बदल जो था वो लोकतंत्र के लिए खतरा था, जिस पर कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी ज़्यादा प्रभावी नहीं हुआ। इस चैप्टर के अंदर अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके अंदर कुछ पार्ट बचा, वो नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। इसके अंदर जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि पंडित नेहरू के बाद भारत का उत्तराधिकारी कौन बना, शास्त्री जी के उत्तराधिकारी के प्रश्न को कैसे हल किया गया, कांग्रेस में फूट पड़ने के क्या कारण थे, आया राम गया राम जुमला कहाँ से बना, इस पर नोट लिखो, ऐसे भी आ जाता है। लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री कार्यकाल में भारत में क्या क्या घटनाएं घटी, या इसको इकोनॉमी इतनी नीचे क्यों गिरी, उसके क्या कारण थे, दल बदल क्या है, या दल बदल लोकतंत्र के लिए खतरा क्यों है। इस तरह से इसमें काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट हो कमेंट में डालिए। थैंक यू।